पहले हमने देखा है कि कई सिद्धांतों के माध्यम से हमने देखा है कि स्थानीयकरण कहाँ करें। तो आज हम करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि निवेशक को मान लीजिए पता हो गया है कि उसको निवेश कहाँ करना है, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, सब कहाँ पे ज़मीन लेना है, बहुत सारी चीज़ें कहाँ से मशीन इत्यादि खरीदनी है, इत्यादि चीज़ें उसको पता चल गया। अब उसको क्या चाहिए कि अब उसे पैसा चाहिए, कैसे वो फाइनेंस करे, किस तरीके से उस कंपनी को बैठाने के लिए, ठीक है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फाइनेंस बोलते हैं। तो पैसा ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी साधनों को, वह एक ऐसा साधन है जिससे सभी साधनों को हम खरीद सकते हैं, ठीक। तो सभी साधन को कैसे, किस रूप में हम खरीदेंगे पैसे से, देखिए दो प्रकार के लिए हम उस पैसे के लिए पैसे का यूज कर सकते हैं, उस वित्त का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी को हम खरीद सकते हैं उससे, या तो कार्यशील पूंजी, ठीक है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट। तो होता क्या है कि इसे हम स्टॉक कैपिटल या कार्यशील पूंजी को वेरिएबल कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। स्थिर पूंजी होती क्या है, स्थिर पूंजी में आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए भूमि है, पूंजी है, भूमि है, मशीन है, इत्यादि को ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये दीर्घकालीन होता है, ठीक है। इसे जल्दी हटाया नहीं जा सकता। जैसे भूमि है तो आप तुरंत कंपनी के लिए एक बार खरीद लिए बस, उसके बाद हो सकता है कि बहुत दिन के बाद अगर एक्सपेंशन करना हो तो और भूमि खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम इसे दीर्घकालीन वित्त में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इसको हम रखते हैं। तो ये दीर्घकालीन चीजें हैं। और इस कार्यशील पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जैसे मान लीजिए कि जिसमें हमें रोज जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल है, श्रम है, इत्यादि को अगर खरीदने के लिए हमें क्या पैसा चाहिए, तो कार्यशील पूंजी में आता है। तो स्थिर पूंजी, क्योंकि इसे फास्टेस्ट लेके चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीज समझ में आए और जल्दी खत्म भी हो जाए, ठीक। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। स्थिर पूंजी दो प्रकार की हो सकती है, एक है दीर्घकालीन वित्त, इसकी पूर्ति स्थिर पूंजी की, जैसे भूमि इत्यादि की पूर्ति या मशीन की पूर्ति दीर्घकालीन वित्त से हम कर सकते हैं। दीर्घकालीन वित्त जिसे हम करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और या मध्यम कालीन वित्त, ठीक है। तो इन दो तरीके से पैसे से हम खरीद सकते हैं, दो तरीके फाइनेंस के द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं। दीर्घकालीन में क्या आता है, कंपनी का स्थापना आता है, उसके लिए जो पैसा, जो रॉ मटेरियल कंपनी के पैसे, जैसे उसके लिए हम आप मशीन स्टेप देते हैं, मशीन लेते हैं, ठीक है, उसके लिए आप भूमि खरीदते हैं, तो इत्यादि चीजें आती हैं जिसे दीर्घकालीन वित्त में शामिल किया जाता है। तो उसके अलावा है उसी चीज को, चाहे भूमि खरीदे, मशीन खरीदे, अगर आपको एक्सपेंशन के लिए लेना है, वो मध्यकालीन वित्त या मिड टर्म फाइनेंस में आता है। कार्यशील पूंजी तो हम इसे, चूंकि रोजमर्रे की लिए जरूरत जो पैसा होता है उसे हम कार्यशील पूंजी में रखते हैं, तो इसके लिए हमें अल्पकालीन वित्त, या इसे हम अल्पकालीन वित्त में रखते हैं, ठीक है। और अल्पकालीन वित्त को हम इसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस और मिड टर्म फाइनेंस किस आधार पे कर सकते हैं, तो चूंकि इसका मुख्य कोई ये नहीं है, कोई विशेष समय नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो अधिकतर 1 साल के लिए होता है अधिकतम। मिड टर्म फाइनेंस मुख्य रूप से अब 3 से 5 साल या 7 से 10 साल कोई कोई देता है, जैसे मान लीजिए वाणिज्यिक बैंक है वो 7 से 10 साल के लिए भी देता है एक्सपेंशन के लिए। और दीर्घकालीन वित्त 7 से 12 के लिए या उससे अधिक जो भी आप लेते हैं, ऋण लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, तो उसके लिए देता है, ठीक है। और इसके अलावा कार्यशील पूंजी में हमने बताया है कि 1 साल के लिए होता है, ठीक। अब हम देखेंगे इसका स्रोत कहाँ है, मतलब हम इसको कहाँ से लें, व्हाट इज सोर्स ऑफ देम। तो उसको अगर देखेंगे हम इन पूंजी के लिए जो सोर्स है कि कहाँ से सारी पूंजी आए, सारे पैसे आए, तो उसको हम देखिए किस प्रकार से देखेंगे। या तो इसके लिए आप या तो दो चीजें ले सकते हैं, या तो ऋण ले सकते हैं, ऋण पूंजी ले सकते हैं, या अंश पूंजी ले सकते हैं। इन दोनों का डिस्कस करेंगे। तो ऋण क्या है इसे आप समझ रहे हैं, या तो आप इसे प्रत्यक्ष ले सकते हैं, या अब देखिए हम सारी चीजों को समझाएंगे एक एक करके, या ऋण पत्र के द्वारा। तो होता क्या है कि ऋण पूंजी, जैसे मान लीजिए ऋण ना, जाहिर सी बात है, ऋण तो आप जानते हैं कि आप एक जब जो संस्था उपलब्ध कराते हैं जैसे बैंक, तो उसको क्या देना होता है, ब्याज दर देना होता है, एक अमाउंट देना होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष है, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक पे गए और ऋण ले लिया, चाहे किसी भी जगह पे गए ऋण ले लिया, तो उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन ऋण पत्र के माध्यम से, अर्थात जो कंपनियां ज्वाइंट स्टॉक होती हैं, जो सिक्योरिटी मार्केट में दर्ज होती हैं, नाम दर्ज होती हैं, वो ऋण पत्र जारी करती हैं, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, फाइनेंस के उसके जब जारी करते हैं उस पर ब्याज रेट लिखा होता है, और आप उसको खरीदते हैं और वो पैसा जाता है उस कंपनी के पास, ठीक। और एक उसके कई प्रकार हैं ऋण पत्र के, ठीक है। अब ऋण पत्र के कितने प्रकार हैं, देखिए ऋण पत्र के यहाँ पे प्रकार को दिया गया है, शुद्ध एवं अशुद्ध है। देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे है शुद्ध एवं अशुद्ध को हम रिडीमेबल एंड
रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऋण पत्र को हम डिबेंचर्स बोलते हैं। तो शुद्ध एवं अशुद्ध ऋण पत्र को रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। होता क्या है कि शुद्ध ऋण, शुद्ध में ऐसा होता है कि जो शुद्ध होता है अर्थात रिडीमेबल होता है, उसमें होता है कि एक समय के लिए आप ऋण लेते हैं, ठीक है। उस पत्र पे लिखा होता है कि आपको इतने समय के लिए के बाद आपको वापस किया जाएगा पूरा अमाउंट, ठीक। लेकिन इररिडीमेबल अर्थात अशुद्ध में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आप धीरे धीरे कंपनी कभी भी दे सकती है। दूसरा है परिवर्तनीय, इसे हम बोल सकते हैं एवं अपरिवर्तनीय, ठीक है। तो परिवर्तनीय को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल एंड अपरिवर्तनीय को अनकन्वर्टेबल बोलते हैं। परिवर्तनीय क्या होता है कि जो आप ऋण ऋण पत्र आपने लिया, इस ऋण को आप अंश पूंजी में या शेयर में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अपरिवर्तनीय उसको नहीं कर सकते। दूसरा वाहक एवं पंजीकृत, तो वाहक एवं पंजीकृत को आप ऐसे बोल सकते हैं कि बियरर एंड रजिस्टर्ड। तो वाहक कैसा होता है कि जो वाहक ऋण पत्र होता है, डिवेंचर होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। जैसे हमारे पास है तो हमने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, तो कोई भी जाके उसका मतलब उसको निकलवा सकता है उससे पैसा। और जो पंजीकृत होता है तो उसमें जो रजिस्टर्ड आदमी होता है, एक आदमी के लिए रजिस्टर्ड होता है, और उसके द्वारा जब वो जाएगा तभी जाके वो ऋण पत्र निकलेगा। गारंटी, तो गारंटेड डिवेंचर, तो इसमें कोई कंपनी गारंटी देती है कि अगर ये पैसा नहीं दिया उस ऋण का तो हम देंगे, ठीक है। उसका नाम प्रत्याभूतित। प्रत्याभूतित को हम क्या बोल सकते हैं इसमें, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। प्रत्याभूतित एवं अप्रत्याभूतित को सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सिक्योरिटी रखी जाती है, जो कोई कंपनी ऋण लेती है बाहर इशू करती है, तो उसमें सिक्योरिटी रखती है कि हमारा कुछ भाग सिक्योर में रहेगा, अगर हमने नहीं दे पाया तो आप इसको ले लीजिएगा, इस तरीके से होता है। और अनसिक्योर्ड अधिकतर जो चीजें होती हैं वो अप्रत्याभूतित होती है, जिसे अनसिक्योर्ड बोलते हैं, जो कंपनी अधिकतर जारी करती है, ठीक है। जिसे सामान्य ऋण पत्र भी बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है, जिसे हम ऋण पत्र के माध्यम से, या तो प्रत्यक्ष या ऋण पत्र। तो ऋण पत्र में इतने प्रकार हैं, लगभग 4-5 हमने देखा है। अब अंश पूंजी क्या होती है? अंश पूंजी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, जिसे हम बोल सकते हैं शेयर कैपिटल। होता क्या है ये शेयर कैपिटल? जो कंपनियां हैं या निवेशक हैं वो किस तरीके से और ऋण ले सकते हैं या पैसे जुटा सकते हैं, वो है, सबसे पहले हमने बताया है कि जो ऋण पत्र के माध्यम से, ऋण के माध्यम से या अंश के माध्यम से। तो हम देखेंगे कि अंश क्या है। अंश पूंजी, इसे हम शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। और शेयर कैपिटल भी दो प्रकार से होता है। जैसे कि शेयर दो प्रकार से कोई खरीद सकता है, या तो ऑर्डिनरी शेयर खरीद सकता है, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर खरीद सकता है। इसके बारे में हम बृहद तरीके से जानेंगे। शेयर होता क्या है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा। हमने देखा है कि अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है अंश या हिस्सा। अगर आप शेयर को खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप उस कंपनी में कुछ हिस्सेदार बन जाते हैं, कुछ मालिक बन जाते हैं। तो बस किस प्रकार से है उसको हम देख रहे हैं। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, जिसे हम सामान्य अंश बोलते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम अधिमान्य अंश बोलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर या सामान्य अंश क्या होता है? इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी इसको खरीदता है, अधिमान्य सामान्य अंश को, ऑर्डिनरी शेयर को, वो उसका मालिक हो जाता है, लेकिन उसका वो फिक्स लाभ नहीं होता, बेनिफिट फिक्स नहीं होता उसका। अगर कंपनी को लाभ होगा तो उसको भी लाभ होगा, अगर हानि होगी तो हानि उठाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने उसमें एक भागीदारी ली है ना। सामान्य अंश में आप सामान्य तरीके से मालिक के रूप में आप उसमें काम करेंगे, जो वर्तमान कंपनियां हैं इसी तरीके की। उसके अलावा एक और है प्रेफरेंस शेयर, अधिमान्य अंश। इसमें क्या होता है, आप उतना छूट नहीं होता है इसमें। सामान्य अंश के जैसे आप वैसे उसमें मालिक नहीं हो सकते, उस प्रकार से आप निर्णय नहीं ले सकते जैसे आप सामान्य अंश में लेंगे। सामान्य अंश में मालिकाना हक होता है, तो मैनेजर्स भी, आप जो जितने भी सामान्य अंश खरीदते हैं वो मालिक हो जाते हैं, तो वही मैनेजर्स को हायर करते हैं, पावर होता है उसमें। लेकिन उसमें लॉस भी ज्यादा मतलब होने की संभावना होती है। जैसे आपने देखा अभी अभी शेयर गिरा है उसका, अडानी के शेयर गिरे हैं ना, तो उसमें जो जिसने भी सामान्य अंश खरीदे होंगे उनका लॉस हुआ होगा, ठीक है। शेयर के जो वैल्यू गिरी होगी, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होता क्या है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इतना छूट नहीं होता है सामान्य अंश के जैसे। इसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि जो भी खरीदता है इसको, तो उसमें कुछ बस थोड़ा सा उसको मतलब कि इंटरवेन करने की थोड़ी सी संभावना होती है, उससे ज्यादा नहीं। इन्होंने देखिए इसमें होता कि इसे कई प्रकार का होता है अधिमान। सबसे पहला है शुद्ध एवं अशुद्ध, जिसको हमने ऋण में भी देखा था, अंश, ठीक है।
दूसरा है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय अंश। नंबर थर्ड वाहक एवं पंजीकृत। नंबर फोर्थ इज गारंटी युक्त। और नंबर फिफ्थ इज भागग्राही एवं अभाग्यग्राही। देखिए आप इंग्लिश से हो तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको पूरा समझा देंगे, ठीक है। शुद्ध होता क्या है, शुद्ध एवं अशुद्ध। इसका मतलब ये होता है कि जो शुद्ध ऋण पत्र होता है, जो शुद्ध अधिमान्य अंश होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, इसमें होता क्या है कि इसका एक समय होता है कि जैसे कोई भी अगर आदमी कोई भी आदमी अगर खरीदता है तो उसके लिए एक समय होता है कि आपने इतने समय के लिए खरीदा है, कंपनी एक समय के बाद आपको पूरा पैसा लौटा देगी, ठीक है। लेकिन जो अशुद्ध होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, कंपनी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक। नंबर दूसरा परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय, जिसे हम कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है अधिमान्य अंश, तो इसको समय आने पे चाहे कभी भी आप इसको सामान्य अंश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर में आप कन्वर्ट करके मतलब स्वामी पूंजी के लिए मालिक बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य अंश होता है ना, उसको जारी करने वाला जो पैसा आता है उसका जो तो मालिक उसका स्वामी पूंजी होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी होता है उसमें। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। जो जोखिम लेने योग्य वाले नहीं है, मतलब जोखिम नहीं लेना चाहते उनको अधिमान्य अंश खरीदना चाहिए, ठीक है। परिवर्तनीय में परिवर्तनीय, जैसे अगर परिवर्तनीय में हमने बताया है कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सामान्य अंश में, और अपरिवर्तनीय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। वाहक एवं पंजीकृत, वाहक होता क्या है कि ये ट्रांसफरेबल होता है। जैसे मेरे पास अगर हमने खरीदा है तो हम आपको दे सकते हैं वो, या आप किसी और को दे सकते हैं, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी अगर जाएगा एक समय के बाद तो आप उसको जैसे ही अगर आप चाहेंगे कि पैसा लेना तो उसको आप उससे उसको वापस करके पैसे ले सकते हैं। लेकिन पंजीकृत में वही जाएगा, पंजीकृत मतलब नामांकित होना, तो जिसके नाम से वो पंजीकृत, जिसका पंजी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, वही ले सकता है, वही जाके वहां पे पैसे ले सकता है उसको जमा करने के बाद। उसके बाद होता है गारंटी। गारंटेड शेयर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक है, तो एक दूसरी कंपनी या कोई दूसरी संस्था आके उसमें गारंटेड बनती है, कहती है कि अगर इसने अगर हम पैसा नहीं दिया तो हम आपको पैसा देंगे, ठीक। उसके अलावा भागग्राही और अभागग्राही होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो शेयर पे पैसा देना होता है, मान लीजिए शेयर है तो अपने अधिमान्य अंश खरीदा, प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर के अलावा भी कंपनी कुछ प्रावधान करती है, उसको भी हम भागग्राही में शामिल करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कंपनी ने कुछ कहा कि जैसे मान लीजिए कंपनी को 10 रुपये आपको हर साल देना है, लेकिन कुछ और प्रावधान करती है ताकि लोग खरीदें, तो उसको उसके लिए हम भागग्राही व भागग्राही का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसको कि जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से, हम तो अभी अभी तो हमने समझाया कि मतलब ये सारे माध्यम है, अंश पूंजी या ऋण पूंजी, जिसके माध्यम से कंपनियां ऋण ले सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भागग्राही है अभागग्राही, तो कई जगह कुछ कुछ जैसे बर्थवाल की किताब है, और जो करुणाकर त्रिपाठी सर की किताब है, तो इसमें देखिए कई किताबें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकती है, ठीक है, कि मतलब कि शब्दों में कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन चीजें तो वही हैं, चीजें वही हैं, शब्दों में कुछ बदलाव आपको मिल सकता है। खैर, अब कंपनियां इन्हीं माध्यम से अंश पूंजी हो या ऋण पूंजी हो, इन्हीं के माध्यम से वो ले सकती है ऋण, ठीक है। अब क्या करेंगे, किस प्रकार से लेती हैं, आखिर कैसे लेती हैं, उनके नियम क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, जो फाइनेंस करती हैं। जैसे मान लीजिए स्थिर पूंजी के लिए फाइनेंस करती हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मिड टर्म फाइनेंसिंग, और जो परिवर्तनीय क्या नाम है उसका, कार्यशील पूंजी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो इसके लिए कैसे करती है वो, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सोर्स क्या है, सोर्स, हाउ मेनी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। सबसे पहला इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य स्रोत है फाइनेंस के लिए, वित्त के लिए। आंतरिक स्रोत क्या है, इसमें होता है क्या है कि जो आपने संचित कोष रखा है, जैसे कंपनी को लाभ हुआ तो आपने उसको रख लिया, संचित कर लिया, रख लिया। एक्सटर्नल क्या होता है, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं,
ठीक है, संस्थाएं। उसके अलावा आप ले सकते हैं कि रिलेटिव्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल सोर्स में आती हैं जो आपके अलावा है। संचित कोष तो मान लीजिए जो आपने कंपनी से जो भी आपने लाभ कमाया है, आपने उसको रख दिया, तो इंटरनल सोर्स हो गया। उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स जो बैंक इत्यादि से अगर आप लेते हैं, उसके गहराई में ले जाएंगे, अभी हम देखेंगे। तो तीन चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले है अल्पकालीन वित्त, दीर्घकालीन वित्त, जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग रन फाइनेंसिंग। ठीक है, नंबर सेकेंड इज मिड टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, नंबर थर्ड इज शॉर्ट रन फाइनेंसिंग। तो ये तीन प्रकार की फाइनेंसिंग है। ठीक है, लॉन्ग रन में होता क्या है, लॉन्ग रन में चूंकि दीर्घकालीन होता है, ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, स्थिर पूंजी जैसे कि स्थापना के लिए लोग लेते हैं, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेस का यूज होता है। इंटरनल सोर्सेस क्या है, संचित कोष जो उन्होंने रखा है। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेस में भी क्या होता है, चूंकि अंश पूंजी ज्यादा लिया जाता है बजाय ऋण पूंजी के। ऋण पूंजी भी लिया जाता है लेकिन अंश पूंजी अधिकतर लिया जाता है। ठीक है, अंश का प्रयोग ज्यादा किया जाता है कि आपने शेयर मार्केट में शेयर अलाउ किए, लोगों ने खरीदा और फिर उससे आपने कंपनी को स्टेब्लिश किया, अधिकतर यही। और देखिएगा कंपनी वही उसी को ये मिल सकता है, जैसे अंश मिल सकता है जिसका साख हो, क्रेडिट हो, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग खरीदेंगे ही नहीं। उसके अलावा देखिए ऋण को, तो हम इसके बारे हमने ऋण को बताया अभी, तो अब कितने सारे जो वर्तमान में कितनी संस्थाएं हैं किस तरीके से काम कर सकती हैं उसको हम देख रहे हैं। लॉन्ग रन फाइनेंसिंग में इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल दोनों का यूज करते हैं, जो संचित कोष है उसका भी प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स जो बैंक इत्यादि हैं उनके भी प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है इसको हम देख रहे हैं अब। ठीक है, आई होप आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है इसमें, चलिए अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। तो हमने बताया कि आंतरिक स्रोत है और बाह्य स्रोत है। तो आंतरिक स्रोत में क्या होता है, जो कंपनियां जैसे अपने आप रखी होती हैं, अपने पास रखी होती हैं। ठीक है, जो पैसे प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट के रूप में बचता है वो। और बाह्य स्रोत जैसे बैंक इत्यादि, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे, जैसे विकास बैंक है, प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी मार्केट इत्यादि, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारे बाहरी में आते हैं। ठीक है, तो अब तीनों के स्रोत देख रहे हैं हम, दीर्घकालीन वित्त मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मिड टर्म फाइनेंसिंग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इन तीनों को हम देखते हैं कि कैसे इसकी पूर्ति कंपनियां करती हैं। तो सबसे पहले जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होता है उसके लिए आंतरिक स्रोत का भी यूज होता है जो उन्होंने प्रॉफिट के रूप में रखा है, और बाहरी स्रोत का। ठीक है, तो बाहरी स्रोत में क्या क्या है, कैसे कैसे कंपनियां यूज कर सकती हैं बाहरी स्रोत को, एक्सटर्नल सोर्स को देखिए कैसे। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में जाती हैं, अपना उनका नाम दर्ज होता है, और नाम दर्ज होता है, एक अधिकतर ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां ही होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर वो शेयर को जारी करती हैं, जैसे ही अंश को जारी करते हैं लोग खरीदते हैं उस हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा औद्योगिक विकास बैंक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है वो तो देता है, दीर्घकालीन लोन देता है, उसी के लिए वो बना है। ठीक है, 1989 में शायद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आप जानते हैं। उसके अलावा देखिए उसके अलावा अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं। उसके अलावा वाणिज्यिक बैंक है। देखिए, लेकिन वाणिज्यिक बैंक ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक बैंक प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता है, ये उसका शेयर खरीद सकता है इत्यादि। ये इनडायरेक्ट जो उसका प्रपत्र होता है, जैसे मान लीजिए ऋण होता है, ऋण पत्र नहीं होता है, उसको खरीद सकता है, डिवेंचर्स खरीद सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे सकता है लोन, उसकी वो क्षमता नहीं होती है। ठीक है, विदेशी बैंक भी देते हैं लोन। अन्य संस्थाएं से मान लीजिए कोई संस्था है, कोई एक छोटा मोटा संस्था है, वो भी लेता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं लेता है, इनडायरेक्ट ही लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया डिवेंचर के माध्यम से, शेयर के माध्यम से इत्यादि। जन निक्षेप, ये अधिकतर देखिए जन के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी जब लोग हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, जब जहाँ पे बैंक नहीं होता, अधिकतर ये अविकसित राज्यों में देशों में, जैसे मान लीजिए अफ्रीका इत्यादि में, लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को बचाने के लिए, बैंक नहीं होता है तो एक जगह संचय करते हैं। संचय करने के बाद कोई एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे संचय करते हैं, और वहां से इन्वेस्टमेंट होता है और कहा जाता है कि हम इसके बदले आपको कुछ ब्याज देंगे, बस यही है। तो यही एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स तो हमने बता दिया है कि उनके लाभ को देखा जाता है। अब बाह्य स्रोत में ये आता है, बाह्य स्रोत जैसे कि मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो लिया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं मध्यकालीन के स्रोत,
जिसे मिड टर्म फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें देख रहे हैं, इसमें हो सकता है कि विकास बैंक भी देता है, औद्योगिक विकास बैंक, विकास बैंक से भी ये लोन ले सकते हैं, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा कॉमर्शियल बैंक, देखिए होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि ये जो मध्यमकालीन वित्त है इसके लिए ऋण मिल जाएगा। लेकिन जो कंपनियां ऋण लेती हैं अंश को जारी नहीं करती हैं, इसके लिए अंश का यूज नहीं करती हैं, शेयर्स का यूज नहीं करती, इसमें केवल डिबेंचर के लिए यूज करती हैं, अर्थात ऋण लेती हैं उसके माध्यम से इसकी पूर्ति करती है, क्योंकि अधिकतर अमूमन 7 से 10 साल के लिए होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है वो कम से कम 7 से 12 से और अधिक जितना वो सब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आता है। तो इसीलिए तब इसके लिए केवल ऋण लेती हैं, क्योंकि केवल 7 से 10 साल की बात होती है, 7 से लेकर 10 साल तक। अब कमर्शियल बैंक हो सकता है, विकास बैंक हो सकता है, उसके अलावा जन निक्षेप, वही जन निक्षेप हमने बताया कि जन निक्षेप क्या है, अविकसित देशों में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो करती हैं कि बाह्य स्रोत में, अधिकतर इसके लिए बाह्य स्रोत का यूज होता है मध्यमकालीन के लिए, ठीक है। कभी कभी बहुत आवश्यकता पड़ने पे इंटरनल सोर्सेज का यूज हो सकता है, लेकिन अगर लिखेंगे तो केवल बाह्य स्रोत ही लिखेंगे। नंबर 3 होता है लॉन्ग शॉर्ट रन फाइनेंसिंग, शॉर्ट रन फाइनेंस जिसे हम अल्पकालीन वित्त बोलते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, ये तो वाणिज्यिक बैंक का जाहिर सी बात है वाणिज्यिक बैंक ऋण दे देगा, ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं व्यापारिक ऋण, व्यापारिक ऋण, व्यापारिक ऋण होता क्या है सर, व्यापारिक ऋण अर्थात ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसके पास पैसा नहीं है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए क्या करते हैं कि कच्चा माल खरीदी, ठीक है, कच्चा माल खरीदी और कही कि भैया जब हमारे पास लाभ होगा तो हम आपको उसमें से पैसा देंगे, तो इसे हम व्यापारिक ऋण बोलते हैं। नंबर 3 होता है वाणिज्यिक प्रपत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र मुख्य रूप से हम इन्हीं को शामिल करते हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों को शामिल, व्यापारिक से ऋण ले लिया, वाणिज्यिक बैंक से ऋण ले लिया, व्यापारिक ऋण ले लिया, फिर वाणिज्यिक प्रपत्र, जैसे प्रपत्र इन्होंने जारी किया, ठीक है, प्रपत्र जारी किया और उसको खरीद के लोगों ने क्या किया, उसको पैसा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया है, हमने बहुत ही कम समय में इसको कवर किया है ताकि आपको समझ में आए और समय भी कम लगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, इसके लिए हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, अगली वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल लेंगे कि भारतीय संदर्भ में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।